हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुनील कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आप लोग कई बार मुझसे बात कर चुके हैं कि प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ले आया जाए, इंफॉर्मेशन बताया जाए। तो ऐसे प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं इंटरव्यू प्लान कर रहा हूं और आज मैंने वो इंटरव्यू प्लान किया है। आज मेरे साथ पीयूष शर्मा जी हैं और उनसे हम प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आज उससे डिफरेंट टॉपिक है। जैसे मार्केटिंग बहुत ही वास्ट है, वैसे ही प्रोडक्शन भी बहुत वास्ट है कि जहाँ बहुत सी चीजें जानने को सीखने को है। तो वन बाय वन करके टॉपिक को कवर करेंगे। आज स्पेशली हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर आप लोगों के मन में किसी के मन में प्लान आता है, आपके पास फंड है, आप चाहते हैं कि मैं कंपनी स्टार्ट करूं, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइसेंसिंग कैसा होता है, बजट कितना होता है, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर आज मैं पीयूष जी से बात करूंगा। पीयूष जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और पीयूष जी अभी एक इंडियन एमएनसी कंपनी में काम करते हैं जो कि यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट है, ठीक है। और जो प्लांट है मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली फार्मा में क्या होता है, नाम डिस्क्लोज करना इतना इजी नहीं होता, प्रॉब्लम्स कंपनी की तरफ से कई बार आती है, इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो अभी वो यूएस एफडीए अप्रूव में प्लांट में काम करते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया से मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट होता है बाहर। मतलब कंपनी का एक इंडिया की टॉप 5 लेवल जो कंपनी है वो टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी है जिसमें पीयूष जी काम करते हैं। और इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट मार्केटिंग में होती है, एज वेल एज मेजर पोर्शन जो होता है वो यूएस के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, आउट ऑफ इंडिया बोलो तो एक्सपोर्ट किया जाता है। मींस पीयूष जी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। इस अच्छा एक्सपीरियंस है सर को यहाँ पे काम करने का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। तो आज मैं उनसे बात करूंगा कि कैसे हम कंपनी को सेटअप करेंगे, किन बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कोई डाउट होता है मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे, तो मैं डेली डायरेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे, या नेक्स्ट कभी इंटरव्यू करेंगे तो बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, कैसे प्लांट को लगाएंगे और कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या हर्डल्स आते हैं, ठीक है। सब कुछ जानते हैं पीयूष जी के पास। चलिए मैं उनको लाइन पे ले लेता हूँ, जस्ट मिनट। ओके सर, पीयूष जी सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप कुमार सोनी। मैं आप जैसा कि आप जानते हो मैं यूट्यूब का चैनल रन करता हूं जो फार्मा से रिलेटेड लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और मैं बेसिकली मार्केटिंग में हेल्प करता हूं। आप प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ बस आज मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें जानना चाहूंगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है तो वो क्या करेगा। उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। आई नो कंपनी नाम आप मत शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो व्यूअर है ना उनको एक इन्फो मिल जाएगा। हाँ चलो, मैं जिसको देख रहा हूँ उससे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा और कितना देखना यूजफुल होगा, ठीक है सर। एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, फर्स्टली थैंक यू संदीप सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप। फर्स्टली मैं अपने इंट्रोडक्शन दूँ। मैं पीयूष शर्मा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। पिछले 5 ईयर से काम कर रहा हूँ मैं। एक रेप्यूटेड कंपनी है जो यूएसएफडीए एमएचआरए अप्रूव्ड कंपनी है, एक यूरोपियन अप्रूव्ड कंपनी है। मैं इसमें पिछले 5 साल से वर्क कर रहा हूँ सर। अभी सर जब भी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का प्लान करते हैं तो उसमें कुछ इनिशियल स्टेप्स हमें लेने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइसेंस रिक्वायर होते हैं, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फैक्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ए टू जेड जनरल प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, वन बाय वन सर लेते हैं, वन बाय वन, ताकि चीजें क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो पहले सर, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है तो उसको बजट एंड प्लानिंग कितना कैसे करना चाहिए सर। मिनिमम बजट कितना रखना चाहिए, या फिर उसको एक सोचने से पहले क्या क्या चीज उसके माइंड में होनी चाहिए, किसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी चीजों को लेके। फर्स्टली सर बजट हम लेते हैं, बजट सर वेरिएबल रहता है। हम अगर सेटअप करते हैं कि हम तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे कौन सी डोजेस फॉर्म में हमें अपनी कंपनी लॉन्च करनी है। ये चीज पेरेंटल डोजेस फॉर्म में लॉन्च करनी है और एस्टिमेट अपने लॉन्च करनी है या एक्सटर्नल प्रिपरेशन में करनी है। इसको थोड़ा साथ में सर इलोबरेट कर दीजिए, तो जिससे कुछ लोगों को जैसे पेरेंटल के बारे में नहीं मालूम है, इसको साथ साथ थोड़ा बताते जाएंगे तो उनको इजी हो जाएगा। ओके, पेरेंटल में सर हमारी इंजेक्शंस आते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हमारे इंजेक्ट की जाती है। वो सारी डोजेस पेरेंटल इंजेक्शंस, जितने भी इंजेक्शंस होते हैं आईवी फ्लू वगैरह, यस, जितने इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं नॉर्मली कह सकते हैं, राइट सर। ओके, राइट, ठीक है। राइट।
वो सब इंजेक्शन हमारे पेरेंटल डोजेज फॉर्म में आते हैं। हम्म। ओएसडी ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे टैबलेट और कैप्सूल्स आते हैं सर। टैबलेट ऑप्थेल्मिक कैप्सूल पाउडर भी उसी में आता है सर कि उसका अलग सेक्शन रहता है पाउडर? नहीं, पाउडर सर पेरेंटल में आता है। ड्राई ओके। पाउडर जो होता है वो इंजेक्शन में आता है। नहीं, जो तो ओआरएस टाइप के पाउडर होते हैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे फिर? वो पेरेंटल में, क्योंकि सर ड्राई प्रोडक्ट इंजेक्शन जो होता है सर वो पेरेंटल में हमारा आता है। ओके। और ओएसडी में सर टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जो आई ड्रॉप्स आती हैं वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हम हमारी कैटेगरी में काउंट करते हैं। ओके। काउंट करते हैं। और एक्सटर्नल प्रिपरेशन में हमारे सर जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, जो भी डोजेस ऑफ क्रीम्स हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन में से हमारा आता है। ओके ओके, राइट। यस सर, ये एक डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन है थोड़ा। राइट। राइट सर, इसके बाद सर जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल वर्क होता है कंपेयर टू अदर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। राइट, क्योंकि यहाँ पे किसी के हेल्थ की बात है, किसी की जान की बात है, तो सिंपल सी बात है, स्टिक तो लाइफ सेविंग। राइट राइट राइट। तो इसलिए सर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट से, तो सब फॉलो करने होते हैं। मेनली फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दो रेगुलेशंस को फॉलो करती है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रेगुलेशन, सेकंड जीएमपी। दोनों रेगुलेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सर। जीएमपी मींस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसी की बात कर रहे हैं आप? गुड मैन्युफैक्चरिंग, यस सर। ओके ओके, अभी मैं आता हूँ सर उसपे। फैक्ट्री एक्ट रेगुलेशंस में अगर प्रॉपर नहीं होगा, उसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमारी कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर जीएमपी प्रॉपर सर फॉलो नहीं हुई तो उससे टेक्निकली हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। तो दोनों ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। देन सर फर्स्टली जब हम प्लान करते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है तो फर्स्टली हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। ओके। इसमें बी फार्मा और एम फार्मा की एजुकेशन होती है, वो कंपनी ओपन कर सकते हैं। अगर बी फार्मा एम फार्मा नहीं है तो भी एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। सेकंड, यस सर, सेकंड जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद फंड होना चाहिए। फंड मोस्ट, क्योंकि सर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम सेटअप कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम ये है कि 1 करोड़ से अबव ही फंड होना चाहिए, क्योंकि मशीनरीज महंगी आती है बहुत ज्यादा, जो बहुत महंगी जाती हैं सर। और इसमें 15 अप्रोक्स डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, तो रन करते हैं। मैन पावर्स भी होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सब परचेस करना होता है। राइट। हाँ, तो ऐसा जब सेटअप करते हैं तो कई महीने तक कंपनी नए नए वैलिडेशन बैचेस लेने होते हैं, एग्जिबिट बैच लेने होते हैं, तो उसका कुछ इनकम का सोर्स भी नहीं होता। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है वैलिडेशन बैच? और आपने जो दो वर्ड बताए ये क्या होते हैं सर? ये सर जब एक कंपनी जब सेटअप हो जाता है कंप्लीट, तो हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसको वैलिडेट करते हैं, उसके 3 बैचेस लेते हैं। और ट्रायल के लिए हम कुछ बनाते हैं मेडिसिन? हाँ, यस, ट्रायल के लिए। ट्रायल के लिए तो ये मेडिसिन किसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेके बनाते हैं या अपना ही रॉ मटेरियल यूज करके फ्री आपको वेस्ट करते हैं? ओके, अपना रॉ मटेरियल से ही परचेस करके इसको हम मतलब ट्रायल करके हम देखते हैं कि मशीन जो हमने सेटअप किया है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। मतलब वो वेस्टेज ही होता है मेडिसिन में? वेस्टेज ही होता है सर वो, क्योंकि उसको डिस्पैच नहीं करते हैं। राइट, ओके, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हाँ, ये इनिशियली हमें सब कुछ देखना होता है। इसके बाद सर हम ये अपना एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन से मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करने हैं। कोई न्यू मॉलिक्यूल्स है या एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स है, तो वो भी हम एक लिस्ट बना लेनी होती है और उसको किस डोजेज फॉर्म में मैन्युफैक्चर करेंगे। उसकी टैबलेट बनाएंगे तो हमारे पास टैबलेट बनाने का फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी का सेटअप करेंगे। तो टैबलेट बनाने की जो मशीन्स आती हैं वो अलग से होती हैं और इंजेक्शन अलग। राइट। तो डोजेज फॉर्म को भी हम क्लियर कर लेते हैं लेकिन कौन सी डोजेज फॉर्म बना रही हैं। देन इसके बाद जो स्टेप लेते हैं सर, एक परमिशन सर्च करते हैं सर, जिसकी लोकेशंस और बिल्डिंग्स जीएमपी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करती हो, अपना शेड्यूल एम को फॉलो करती हो। एक परमिशन का हम
सर्च कर सकते हैं। जब फार्मेसीज हम सर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ओके सर, इसको ना स्टेप में थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, ऐसे में क्या कंफ्यूजन, एक पहले शुरू से लेके चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ना क्लियरिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। पहले तो मुझे बताइए कि मतलब जैसे हमने डिफरेंट डोजेज फॉर्म हो, कोई भी आदमी स्टार्ट करना चाहता है तो क्या वो सारे डोजेज फॉर्म में वन टाइम स्टार्ट करे, या फिर पर्टिकुलर एक डोजेज फॉर्म लेके स्टार्ट करे? टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, अपना इंजेक्शन है, या जो एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म है, उसको किससे मतलब स्टार्ट करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? अगर हमारे टोटली डिपेंड ऑन फंड, एक साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके सेक्शंस अलग अलग रहेंगे, एक प्लांट हम सेटअप करेंगे, इसके सेक्शन अलग से रहेंगे सर। ये टैबलेट का सेक्शन रहेगा, ये इंजेक्शन का सेक्शन रहेगा, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं। एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सबसे सस्ते में सर, ओके सर, सबसे सस्ते में कौन सा स्टार्ट हो जाता है सर, सबसे कम पैसे में? सिरप लिक्विड सर, क्योंकि उसमें सिरप तो कितना एक्सपेक्ट करके चलो सपोज दैट मुझे सिरप, सस्पेंशन और ड्रॉप बनाना है, सपोज दैट चलो मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, कोई मार्केटिंग कंपनी है एंड वो स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, चलो हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, तो चलो कम में ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लो सपोज दैट जैसे लिक्विड का रहेगा वैसे बाकी का रहता है, कितना फंड एक्सपेक्ट करें सर कि लगभग लग जाएगा अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म में चलते हैं तो? और क्या क्या लिक्विड में बना सकते हैं? लिक्विड में सर हम, अब सिरप हो गई, सबसे लिवर टॉनिक्स हो गए, सिरप ए टू जेड जो भी सिरप आती है, सिरप सस्पेंशन लिनिमेंट, ये सबसे, हाँ ये सब बना सकते हैं। ड्रॉप भी बना सकते हैं उसके अंदर? ड्रॉप नहीं, ड्रॉप ऑप्थेलिक में आती है सर, उसके लिए अलग से सेटअप होता है सर। ओके ठीक है, सिरप प्रिपरेशन जितनी सिरप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ड्रॉप में उसकी बात कर रहा था सर, जो क्या बोलते हैं ये बच्चों को ड्रॉप नहीं दिया था 6 मंथ के बिलो वाले, तो वो तो इसमें कैटेगरी में आएंगे ना, सिरप वाले में? हाँ, जो 6 मंथ के बिलो बेबी होता है वो उसको ही ड्रॉप बोलते हैं, बट वो सिरप जैसा ही रहता है। यस, वो उसको क्या प्रिपेयर कर पाएंगे? वो सिरप कैटेगरी में आता है, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं सर। ओके ठीक है। जो, हाँ, जो आई वाला होता है, राइट, वो ऑप्थेलिक में आता है सर। सिरप जो ओरली इंजेक्ट करते हैं वो सिरप में आता है, राइट। तो कितना सर बजट एक्सपेक्ट करे कि आदमी प्लान करे कि ओपन एक ठीक ठाक सी कंपनी ओपन कर सकता है, और कितना उसके लिए एरिया रिक्वायर्ड होगा? 50 लाख में सर हम प्लान कर सकते हैं सर। और मिनिमम एरिया की अगर बात करें तो सर, इंस्टॉलेशन मिनिमम एरिया 30 स्क्वायर मीटर का एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम इंस्टॉलेशन एरिया। और 10 स्क्वायर मीटर एरिया एंसिलरी एरिया हमें चाहिए होता है, जिसमें हम जो कॉरिडोर्स वगैरह बोलते हैं। ओके गोडाउन भी चाहिए होगा सर उसके साथ में? यस सर, वो अभी गोडाउन का डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है सर। ओके प्लांट ठीक है, सारे डिपार्टमेंट में गोडाउन वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है सर, उसके अंदर आता है। तो सर पहला तो हमें चलो ये प्लान कर लिया, चलो 15-20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए मैंने प्लान कर लिया, तो उसके बाद है सर मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है कि लाइसेंसिंग मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ओपन करना है तो मुझे कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे और वो कैसे मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होती है उसकी? एलिजिबिलिटी सर, उसके लिए आप डी फार्मा या एम फार्मा आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। जो एम्प्लॉय मतलब ये कंपलसरी है कि कोई बी फार्मा रहेगा या फार्मासिस्ट रहेगा तभी ओपन कर सकता है? इट इज कंपलसरी सर। ओके, जैसे मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर नहीं ओपन हो सकता है, या आप खुद रहिए या रेंट करिए, ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी है सर? यस सर, यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है। और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए दो फार्मासिस्ट अप्रूव्ड फार्मासिस्ट होते हैं सर, जिसको एफडीए अप्रूव करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट अप्रूव्ड केमिस्ट होता है, एक एनालिटिकल केमिस्ट। 2 केमिस्ट यहाँ पे अप्रूव्ड केमिस्ट कंपनी के लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ सर। देखिए जैसे मेडिकल स्टोर में क्या होता है कि जो मेडिकल स्टोर ओपन करता है ना, ओनर तो वही होता है, लेकिन जो रेंट पे लगाता है किसी का लाइसेंस फार्मासिस्ट को, तो उसको एज ए एम्प्लॉय रखता है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि मैं अपने यहाँ शो करूं कि भाई मेरे पास ये 2 अप्रूव्ड केमिस्ट हैं सिरप सेक्शन के, तो उनका मेरे साथ काम करने के तैयार है, तो उनके पेपर लगा के मैं अप्रूवल ले सकता हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं सर आप? सेम सर, ठीक है। मैं कोई ओपन करना चाहता हूँ, 2 फार्मासिस्ट जो अप्रूव्ड हो चुके हैं। अप्रूव का क्या मीनिंग होता है सर? अप्रूव्ड केमिस्ट क्या मतलब है?
अप्रूव केमिस्ट जब कोई एक पर्सन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में जब वर्क करता है, हम्म, उसको जो कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल 6 साल, तो जो अपनी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अप्रूव सर्टिफिकेट देता है कि ये अप्रूव केमिस्ट है, ओके, जो मतलब उनको सर्टिफाइड है, तो ये इनको पूरा नॉलेज है। सर्टिफाइड, इनको पूरा नॉलेज है। ओके, तो वही हमें हायर करने होते हैं और वो उन्हीं के डॉक्यूमेंट, उन्हीं के सर्टिफिकेट्स हमारे लाइसेंस के लिए लगते हैं, जैसे फार्मेसी की मेडिकल स्टोर में लगते हैं, वैसे राइट। ही सर उनके हमारा जब लाइसेंस तो के लिए अप्लाई उसमें करते सर, हैं तो सर मैं बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ आपको, उसमें सर मैंने ये भी सुना है कि जो बीएससी होते हैं या एमएससी होते हैं, उनको भी जब वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको भी अप्रूवल मिल जाता है एज ए केमिस्ट का। ओके सर, इसमें दो डिपार्ट, अभी जब कंपनी की बात करते हैं तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसको बी फार्मा जो होता है उसको ही वो लाइसेंस मिलता है। ओके लेकिन जो ओके, एक ठीक है। एमएससी, आप एमएससी जो आपने बात की है, हम्म, कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है हम्म, जिसको हम एनालिसिस ये केमिकल से रिलेटेड राइट रहता है। राइट तो राइट। एमएससी एमएससी वहाँ पे सर वर्क करता है, वो भी सर्टिफाई हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट के अंदर सर। ओके ओके, तो मुझे कुल मिला कंपनी ओपन करना, मुझे मैन्युफैक्चरिंग वाला चाहिए जो अप्रूव केमिस्ट हो। दोनों, दोनों राइट सर, राइट राइट, ओके ओके। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी और टेस्टिंग करने के लिए भी दोनों टेस्टिंग, अप्रूव केमिस्ट चाहिए सर। ओके ओके, चलिए। तो किसी को अगर खोलना है तो सबसे पहले अपना लैंड एक्विजिशन करें। लैंड एक्विजिशन के बाद आपको ये 2 केमिस्ट चाहिए, अप्रूव केमिस्ट, फर्म तब रजिस्ट्रेशन, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ओके, और क्या फर्म रिक्वायरमेंट आएगी सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? परमिसेस हमारी ये सर्च कर लिया सर हमने, उसके बाद हम फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं सर। ओके। फर्म रजिस्ट्रेशन आपकी वीडियो है सेम वैसे ही होता है सर। हम्म एमसीए के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है, हम्म, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो ओनर के होते हैं सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सब। ओके उसके बाद सर हम फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंडर फैक्ट्री एक्ट। ओके। फैक्ट्री एक्ट है उसके अंडर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मतलब पहले मुझे एज ए कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हो? कंपनी, यस सर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, फैक्ट्री के लिए अलग से जाएगा प्रोसेस? यस सर, यस सर। ओके उसके लिए सर हमारा फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद फैक्ट्री को फैक्ट्री एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराएंगे सर। ओके, ठीक है। देन एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे सर मेडिसिन की, जो नहीं, जब फैक्ट्री हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब वहां पे मुझे कौन सी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, क्या लगेंगे लगभग? फैक्ट्री पेपर। रिक्वायरमेंट, हाँ, फैक्ट्री जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं सर एमसीए के अंडर, तो वहाँ पे सर हमारे वही जो अपना 2 डायरेक्टर्स मिनिमम होते हैं। फर्स्टली तो प्राइवेट लिमिटेड, एज ए प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं या एलएलपी करा रहे हैं या लिमिटेड करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सर रजिस्ट्रेशन होता है कि 2 हमारे डायरेक्टर्स चाहिए प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन वाला प्रोसेस हो गया सर। जैसे मान लीजिए, अच्छा सेम हो गया। नहीं, जो फैक्ट्री लगाएंगे मैंने सुना है कि जैसे आपको वहाँ पोल्यूशन वालों से परमिशन लेना पड़ता है, ये सब भी तो पोल्यूशन है, अपना वाटर वाला है, ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्टेज कहाँ डालेंगे, इन सब चीज का भी मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है जब स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री। तो ये कितने पेपर क्या होते हैं? मैं वहीं पे आता हूँ सर। इसके बाद सर एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद एक हायर करते हैं एक एनालिटिकल केमिस्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। उसके बाद सर एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होता है। तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग अप्रूव केमिस्ट हायर किया है और एक जो एनालिटिकल केमिस्ट हायर किया है। दोनों के डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जब लेते हैं तो उसमें दोनों की डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशन के साथ में अप्लाई होता है सर। इसके बाद सर एक FSSAI का लाइसेंस लेना होता है। टेस्टिंग लेबोरेटरी लाइसेंस लेना होता है सर। GST नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, GST नंबर लेना होता है सर। उसके बाद सर NOC एंड परमिशन लेनी होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। कौन कौन सी सर NOC कहाँ से लेनी पड़ेगी हमें? NOC सर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC के लिए अप्लाई करते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशू करता है सर। और परमिशन भी उनसे सर रिटर्न में परमिशन भी लेनी चाहिए सर, क्योंकि परमिशन के बिना भी बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लेते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें सर जो परमिशन लेनी होती है, NOC लेनी होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अगर विच एवर एप्लीकेबल हमें वहाँ से भी NOC लेनी होती है सर। ठीक है सर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आ गया, हमने अप्रूव्ड केमिस्ट हायर कर लिए हैं और लिस्ट। सर एक मिनट में बीच में रोकूंगा आपको। जो ये NOC लेने वाला सिस्टम है सर, इसका अगर कोई अपनी वेबसाइट पे जाके कहीं सर्च करता है या कहीं देखना चाहता है तो ये अवेलेबल है क्या? क्या कहाँ से NOC जाके करेंगे आप इस प्रोसेस को और इजी जानने के लिए?
सर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑफिस होता है वहाँ से इशू हो जाती है सर, वहाँ पे एक बार ओके जाना ओके। भी पड़ता है। और उनके लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए भी आते हैं सर, कि फैक्ट्री ओके में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं उसको, तो उसके लिए भी वो आते हैं। ओके ओके ठीक है सर। देन इसके बाद सर स्टेप आता है हमारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन का। हम्म ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना होता है सर, ब्रांड का ट्रेडमार्क लेना होता है। देन इसके बाद जो ब्रांड हम रजिस्ट्रेशन कराया है, जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हम्म इसका अप्रूवल लेना होता है सर एफडीए से। ब्रांड ओके। अप्रूवल इसको बोलते हैं सर। फूड हम्म एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक उसको एक एप्लीकेशन देते हैं रिटर्न में, तो वो हम्म अप्रूवल देता है सर ब्रांड का। ओके। फूड फूड वाला जो अप्रूवल होगा सर, जो फूड बनाएंगे तभी तो, सारे टैबलेट फूड में तो आते नहीं है, जो नॉन फूड वाले होंगे नहीं, उसका भी नो नो हाँ, नो, अच्छा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये अथॉरिटी है सर, एक फूड एंड ड्रग ओके एडमिनिस्ट्रेशन। ओके इसमें ओके से फूड भी आते हैं सर और ड्रग भी आती है, दोनों के लिए ओके। ये एप्लीकेबल इसमें होता है जो सर। जो साल्ट मैं बनाना चाहता हूँ उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, मैं बताना पड़ेगा भाई ये साल्ट हम बनाना चाहते हैं, साल्ट का ये अप्रूवल साल्ट का लेना बताते हैं, पड़ेगा। उसके ओके। लिए अप्लाई करते हैं। और जो हम्म न्यू मॉलिक्यूल होता है सर, उसके लिए एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्लाई होती है। और जो ओके हमारा एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होता है उसके एएनडीए अप्लाई होता है सर, ओके। एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये पता कैसे चलता है सर कि जो हमारा मेडिसिन है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये किसको पता रहता है और कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई ये न्यू कैटेगरी में आएगा, न्यू ड्रग में, या एग्जिस्टिंग में आएगा ये? देखिए सर अभी इसमें सिंपल है। अभी जैसे कोवैक्सीन आई है सर, हम्म वैक्सीन वो न्यू ड्रग राइट एप्लीकेशन अप्लाई होती है। जो राइट एग्जिस्टिंग जैसे कि वो पैरासीटामोल हो गया, अदर जो मेडिसिन होती हैं वो सब एब्रेटेड होता है सर। वो ओके एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, पेटेंट जो एक्सपायर हो चुका होता है जिसका, वो हम्म एएनडी के कैटेगरी में फॉल करता है सर। ओके ओके ठीक है। ओके। ठीक है सर, तो हमने अप्रूवल ले लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? हमने अप्रूवल ले लिया। अप्रूवल हो गया। अब जो इंस्पेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है, लाइक ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, WHO GMPs का जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है, वो इंस्पेक्शन के लिए प्लांट में आती है सर, और इंस्पेक्शन करती है प्लांट का कि जो जो हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, जो जो हमने लाइसेंस के टाइम अप्लाई किया था, वो फुलफिल रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। शेड्यूल एम, जो हमारा जीएमपी का शेड्यूल होता है सर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर शेड्यूल एम होता है सर, उसकी जो स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ओके ये ओके सारी राइट। चीज वो इंस्पेक्ट करता है। ड्रग इंस्पेक्टर्स या ऑडिटर्स जिसको बोलते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं सर। देन इसके बाद हम जब लेटर आ जाता है ओके ये इंस्पेक्शन कंप्लीट है, हम पास हो गए हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं। राइट, मतलब फर्दर हमें मतलब एनओसी टाइप का मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है कि ओके है अप्रूवल कि अब आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मिलता है। ओके ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? इसके बाद कुछ फैक्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर, जो मेनली और जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है सर। ठीक है आवाज आ रही है सर। वजह नहीं है सर, हम्म जो मेनली सर जनरल होता है, क्योंकि जब हमारा सब अप्रूवल्स हो गए हैं, सब लाइसेंस हमने ले लिए हैं सर, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं सर। हम टेक्निकल स्टाफ हायर करते हैं, जो ऑपरेटर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, सबको हायर करते हैं सर। रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल जहाँ से हम परचेस करेंगे, वेंडर को हम सर्च करते हैं सर। वो अगर किसी को सर्च करना है वेंडर सपोज दैट, कैसे सर्च करने, कुछ आइडिया है क्या सर आपको कि वेंडर को कैसे सर्च करते हैं? हमें मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका नहीं है पार्ट, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, मेरे दिमाग में थोड़ा सा आ गया ऐसे कि जैसे मैंने मार्केटिंग में हम लोग रॉ मटेरियल लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, मुझे अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए ना, A1 क्वालिटी का, तो ऐसे कुछ कैटेगरी है क्या इसमें रॉ मटेरियल्स में? रॉ मटेरियल में कैटेगरीज हैं सर, वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। जो हम परचेस करते हैं, तो उसकी टेस्टिंग होती है एक्चुअल उसकी रिपोर्ट से, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, उससे ही हम पता कर पाते हैं कि जो कैटेगरी है हमारी गुड कैटेगरी है, कैसी है। ऐसे बिना देख के किसी को हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। ओके क्वालिफिकेशन वेंडर क्वालिफिकेशन करते हैं उस टाइम में। ओके, मींस जो वेंडर से लेते हैं तो उसके साथ वो सर्टिफिकेट भी इशू करके देता है हमको कि इसके अंदर परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, पोटेंसी कितनी है, इसके अंदर वाटर कितना है, इसके रेजिडुअल सॉल्वेंट्स कितना है, रिलेटेड सेक्शन कितने हैं, सारा एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बोल के पूरा कंप्लीट देता है। उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है।
उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्राइवेट टेस्टिंग करा के देख सकते हैं कि उसने जो दिया हुआ है एक्चुअली वो है या नहीं है। यस सर। इसमें सर अगर जैसे हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और हम अपना रॉ मटेरियल परचेस करके मैन्युफैक्चरर को देते हैं तो वो एक लोन लाइसेंस करके एक कैटेगरी आती है, वो उसके अंडर आता है, जिसमें हम अपना रॉ मटेरियल देते हैं, पैकिंग मटेरियल देते हैं मैन्युफैक्चरर को, और वो उसको फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट करके पैक करके हम देते हैं। ये यस चलिए अभी खैर उधर नहीं जाएंगे, टॉपिक से नहीं तो हम मतलब भटक जाएंगे और काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है सर, इसके बाद हमने अप्रूवल ले लिया अथॉरिटी से, अप्रूवल लेने के बाद जो हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा? अब हमने स्टाफ हायरिंग करनी है, उसके बाद स्टाफ हायरिंग करनी है। कंपनी में सर एक HVAC सिस्टम डिजाइन करना होता है, क्वालिफिकेशंस उसका इंस्टॉलेशन करना होता है। ये कैसे होता है सर? ये सर एक टीम अपनी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, हम पहले उसको हायर कर लेते हैं तो वो हमारा सेटअप करा देती है। थर्ड पार्टी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रहता है उसकी हेल्प से, और कंपनी में जो हम हायर करेंगे इंजीनियरिंग टीम उसकी हेल्प से इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो जो इंजीनियरिंग टीम रहती है वो कंपनी के अंदर परमानेंट रखनी पड़ती है या जब जब जरूरत लगे तब बुलाएं? नहीं, ये इंजीनियरिंग टीम सर परमानेंट रखनी होती है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर रन कर रहे हैं तो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, प्रॉब्लम आती ही आती है, ब्रेक डाउन उनमें आता ही आता है, तो इंजीनियरिंग टीम परमानेंट रखनी होती है सर। कितने इंजीनियर सर मतलब चाहिए होते हैं उसमें हमेशा? इंजीनियरिंग टीम से डिपेंड करती है कंपनी का साइज कितना बड़ा है। जैसे मैं सिरप का एग्जांपल अभी हम लोग लेके चल रहे थे, सिरप का मान के चलते हैं, तो कितने % रखना पड़ेगा इंजीनियरिंग से जो चीजों को संभाल लेगा? हाँ, 3 to 5% एक है जो हैंडल कर लेते हैं सर। ओके, मोर पर्सन स्टार्टिंग में मोर पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है कि बहुत ज्यादा टीम, बहुत बड़ी टीम रखनी है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक सर क्या बोलते हैं, अगर मैं सिरप मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके चलता हूँ, कितने लोगों की टीम टोटल रहेगी सर कंपनी के अंदर, और कितने कैपेसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे का? कैपेसिटी सर 2 चीजों पर डिपेंड करती है, फर्स्ट मशीन, सेकंड मैन पावर। जितने बड़े लेवल पे आप कैपेसिटी, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है कि हम 1 लाख टैबलेट पर डे करेंगे, 2 लाख 10 लाख, उसी के अकॉर्डिंग सर मशीन परचेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग टीम हम जो होती है हायर करनी होती है सर। ओके। एक सिरप का एग्जांपल दे बताइए सर, कितना लगभग हम मतलब एक बता दीजिए कि मान लीजिए मुझे 50,000 लीटर बनाना है, प्रोड्यूस करना है सिरप, तो कितना, ऐसे कुछ आइडिया दे दीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि लगभग अगर मुझे 50,000 लीटर या 20,000 लीटर सिरप मैन्युफैक्चर करना है पर डे का, तो कितना स्टाफ की जरूरत पड़ेगी हमको? तो इसके लिए मिनिमम 10% प्रोडक्शन टीम में चाहिएंगे। ओके। मिनिमम 5% QA टीम में चाहिएंगे, मिनिमम 5 to 7% QC टीम में चाहिएंगे। वेयर हाउस के लिए अलग से टीम हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, फिनिश का डिस्पैच होता है, रिसीविंग होती है, उसको हैंडल करने के लिए वेयर हाउस टीम होती है सर। 20-25 लोगों की टीम लग जाएगी लगभग? हाँ, यस। ओके, ठीक है। टोटल अगर करें तो 100 से अबव की टीम लगती है सर, सारे डिपार्टमेंट में, QC, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, IT। ओके, हाँ, राइट, HR भी होता है, IT भी होता है, सब कुछ होते हैं सर, IT, फाइनेंस, यस सर, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें 100 से अबव की टीम लगती है सर। राइट। ठीक है सर, ओके। तो आपने परमिशन ले लिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मशीनें सर कितने की आ जाएंगी सिरप प्रिपरेशन में? जैसे आपने बताया कि मुझे 15 लाख में मैं सिरप यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो मशीनें कितने की परचेज करनी पड़ेगी लगभग सर, और कितना मेरा खर्चा होगा अपने जो स्टाफ या अदर चीज पे? मशीन सर हमें एक फिलिंग मशीन परचेज करनी होती है, एक मिक्सअप टैंक जो होता है, होल्डिंग टैंक या मिक्सिंग टैंक जिसको बोलते हैं, परचेज करना होगा सिरप की अगर बात करें। ओके, ये सर एक प्रोडक्शन में ही फिर पैकिंग मशीन होती है, जो पैकिंग करती है, लेबलिंग मशीन होती है, ओके, परचेज करनी होती है। उसके लिए QC के लिए सर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे HPLC हो गया, IR हो गया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो ये सारी परचेज करने के लिए सबका सर अलग अलग रेट है। एक मशीन अगर हम एक फिलिंग मशीन की बात करते हैं जो फिल करती है, वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी परचेज कर रहे हैं और कितने फीचर्स वाली मशीन परचेज कर रहे हैं सर, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर, आपने ये बता दिया। चलिए सर, और क्या बताना
बताना चाह रहे हैं। चलिए सिरप वाला इन्फॉर्मेशन मैंने लग ली, मतलब ये कि 15-20 लाख रुपए रहे आदमी के पास तो इस तरह परमिशन लेके आराम से सिरप का यूनिट लगा सकता है। नहीं 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 सर, अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रखा तो एक एचपीएलसी 15 लाख रुपए की आ जाएगी। नहीं अभी आपने तो बोला 15 लाख में पूरा लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे फिर? वो प्रोडक्शन का सर स्टेप है। प्रोडक्शन में अगर हम मशीन्स रख रहे हैं वहां पे है। Okay. क्वालिटी कंट्रोल में जो इक्विपमेंट मशीन्स लगती हैं वो अलग होती है सर, जो एनालाइज कितना फिर भी सब कुछ मिला कितना कॉस्ट मान के चले मिला सर? के 50 लाख टू 1 करोड़ सिर्फ में एक छोटे प्लांट पे लेके चलना चाहिए। ओके, 1 करोड़ रुपए मतलब लग ही जाएगा, इससे कम में नहीं बनेगा। यस सर, मतलब अच्छा खासा बजट चाहिए, मतलब बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फंड चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, बहुत अच्छा फंड चाहिए होता है। यहाँ मार्केटिंग तो हम 5 लाख में स्टार्ट कर लेते हैं। 5 लाख में स्टार्ट हो जाती है। चलिए राइट है, चलिए ठीक है। एक्सेप्ट सिरप, सिरप जो मैन्युफैक्चरिंग करे, सिरप को अगर हम एक्सेप्ट कर छोड़ देते हैं, अगर टैबलेट कैप्सूल प्लांट लगाना होता है तो मिनिमम 1 करोड़ रुपीज हमारा फंड होना चाहिए, मिनिमम इतना है। ज्यादा ही लगता है, इससे ज्यादा लगता है, डिपेंड करता है कितने ज्यादा तक हम अनलिमिटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है सर। ओके ठीक है। बजट का देन सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, सब लाइसेंस ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल लाइसेंस ले लिया। देन उसके बाद सर स्टाफ हायर हो गया है, ऑफिस सेटअप हो गया है हमारा, रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल के वेंडर्स हमने सर्च कर लिए हैं। ओके उसके बाद मशीन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, मशीन क्वालिफाई हो गई है वर्क करने के लिए, वैलिडेटेड हो गई है। देन फिर हम अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो बताया था मैंने, वैलिडेशन बैचेस, बैच एक ट्रायल बोल सकते हैं। फार्मर अगर फार्मर लैंग्वेज में बोले तो उनको वैलिडेशन बैचेस बोलते हैं, अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो उनको सर एक ट्रायल बैच बोलते हैं। ओके ट्रायल बैच लिए जाते हैं। ट्रायल बैच में सर उनकी एनालिसिस टेस्ट कंप्लीट टेस्टिंग होती है, इसमें सारी उनकी डोजेज फॉर्म की टेस्टिंग होने के बाद ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करता है। ओके उसके बेस पे सर हम नेक्स्ट कमर्शियल बैच जो बैच डिस्पैच होंगे उनके लिए प्रोसीड करते हैं सर हम। ओके सर कुछ ऐसा डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने फैक्ट्री में, जो डिपार्टमेंट्स हमको कंपल्सरी रखना ही होता है एज पर शेड्यूल एंड जीएमपी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें तो जो कंपल्सरी होता है रखना, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वेयर हाउस हो गया, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है सर। वो अगर हम नया स्टार्टअप हैं तो उसको हम ना रखें। देन इसमें सर एचआर रिसोर्स डिपार्टमेंट एक होता है, एडमिन होता है, देन इंजीनियरिंग हमें रखनी होती है सर। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हमें टीम रखनी होती है। 1 और 2% से हो जाता है मिनिमम जो स्टार्टअप के लिए। लेकिन हमारा फार्मा में मशीन्स जो हमारी रन करती है उनका डाटा का बैकअप रखना, जो कोई भी ऑडिटर्स आता है, कोई भी इंस्पेक्शन अथॉरिटी आती है, उनको चेक करते हैं कि हमने पिछले साल ये बैच हमारा रन हुआ था इस मशीन पे, इसके क्या रिजल्ट्स रहे थे, क्या हमारा जो कितना हमने मैन्युफैक्चर कितना बैच साइज किया था, सब उसका बैकअप लेके रखते हैं। आईटी पर्सन का वर्क होता है, टोटली हमें सर उसको ऑडिटेबल रखना होता है। देन इसमें सर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स होता है, उसको भी सर हम स्टार्टिंग में अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, उसको बाद में रख सकते हैं, एज ए स्टार्टअप कंपल्सरी नहीं होता। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर जो डिपार्टमेंट है उसका काम न्यू मार्केट अप्रूवल्स लेना होता है, तो वो स्टार्टिंग में खुद भी ले सकते हैं। परचेस डिपार्टमेंट हो गया सर, जो हमें कंपनी रखना होता है, सारे डिपार्टमेंट जरूरी है। ओके राइट ठीक है सर। और कुछ चीजों का सर सेफ्टी डिपार्टमेंट सर जीएमपी के अकॉर्डिंग सेफ्टी का भी एक डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी रखना होता है। देन बाकी फाइनेंस और वो सब अपनी कंपनी का काम देखने के लिए सर रखना ही होता है। राइट यस सर। ओके सर, और कुछ बताना चाहते हैं सर इससे रिलेटेड? आपने बहुत अच्छा सर आइडिया दिया, तो एटलीस्ट जिसको रन करना है तो ये सारी चीजें माइंड मेकअप करके वो प्रिपरेशन कर सकता है अपना। और स्पेशली जो होता है जब भी हम कोई काम करने जाते हैं सबसे पहले आता है बजट, कितना पैसा कितना खर्चा होगा, वो आपने आइडिया दिया, बहुत अच्छा लगा। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं सर, तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल वर्क है सर कंपेयर टू अदर सेक्टर। अगर हम दूसरे सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं थोड़ा सा टिपिकल है,
तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले एक्सपीरियंस लीजिए किसी कंपनी में, हम्म वर्क कर सकते हैं, उससे थोड़ा नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद हम्म। ही रन करें तो इसमें अच्छा रहता है। राइट राइट। क्योंकि और सर एक चीज मैं कुछ यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि जो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले वो सेल किसको करेंगे, या फिर आपके पास कंजप्शन इतना हो, यस क्योंकि यस आप फील्ड आप क्या करेंगे, स्टाफ तो रख लेंगे, मशीनें तो ऐसी है नहीं बंद करके सैलरी प्रोवाइड मशीन करेंगे। आपके पास कंजप्शन, आपको डिमांड भी इतनी होनी चाहिए। तो यस डिमांड दो ही सर तरीके से हो सकती है, या फिर आपकी खुद की मार्केटिंग कंपनी हो और वहां पे इतनी डिमांड हो, यस या फिर मार्केटिंग आपके पास क्लाइंट हो इतने पहले से, आपकी थोड़ी जान पहचान हो, ताकि आप कंपनी स्टार्ट करो तो आपको ऑर्डर मिल जाए और आप कंपनी आपकी चलती रहे, बंद ना रहे। क्योंकि बंद रहेगी, मशीनें स्टॉप रहेंगी तो भी मिनिमम तो आपको अपने स्टाफ की सैलरी तो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस खर्चा तो तब भी देना पड़ेगा। यस सर। सर ये इससे जो स्टार्ट मार्केटिंग में थोड़ा एडवांटेज ये है कि आपका सामान चलो बुक नहीं रहा, बिक नहीं रहा, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो चलो हमारा स्टॉक एज एज इट इज पड़ा हुआ है, कोई मुझे लॉस नहीं हो रहा है, जो इन्वेस्ट कर दिया वो इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप कोई स्टाफ की सैलरी देनी ही देनी है, आपको मेंटेनेंस चार्ज देना ही देना है किसी भी कंडीशन के अंदर, अगर हमने फैक्ट्री रन कर लिया तो। यस सर। अभी राइट। सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप कर लिया, सेटअप हम्म करना इतना टफ वर्क नहीं है जितना सेल करना टफ होता है सर। हम्म। क्लाइंट्स को अभी लाना हम जो है। हम्म हाँ, अभी हम मैन्युफैक्चर कर लेंगे प्रोडक्ट, उसको हम कहाँ पे सेल करेंगे? उसके लिए हमें सर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने होते हैं, हम्म मार्केटिंग कंपनी हम्म। वो मार्केटिंग करती है वैसी कंपनी ढूंढनी होती है, या फिर खुद की मार्केटिंग इतनी हो कि हम जितना हम्म। मैन्युफैक्चर करेंगे उतना हम सेल नहीं सेव कर कर सकें, पाएंगे, राइट सेल राइट। कर पाए उतना। तो ये पहले से हमें डिसाइड कर लेना चाहिए ये एक, कि हम इस मार्केटिंग कंपनी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, या हमारी कुछ खुद की लिंक हो, मार्केटिंग, कुछ बातचीत थोड़ा कुछ पहले हो लिंक जाए। हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। वरना मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे प्रोडक्ट को, उसको लेके कहाँ जाएंगे? एक दिन में राइट। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है 24 आवर्स रन करती है। राइट। 24 आवर्स अगर उसमें डाउन टाइम आता है, सपोज करो कुछ होता है कि डे डे में चलाते हैं, नाइट में चलाते हैं, तो उसके लिए फिर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि इक्विपमेंट क्लीन, एरिया फ्लो, बहुत बड़ा एक प्रोसीजर रहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्योंकि क्रिटिकल एक ये पैरामीटर्स होते हैं क्लीनिंग का और तो सर मशीन जो 24 आवर रन करते हैं प्लांट को, क्या उसमें वॉश करना इन सब का प्रोसीजर नहीं होता है क्या? एक प्रोसीजर के बाद होता एक है। बैच चलते रहते हैं। नहीं, वन बैच, एक बैच लेने के बाद सर जब नेक्स्ट बैच लेते हैं तो वो रिंस टोटली सब होता है सर, फ्लोर क्लीनिंग, ओके। इक्विपमेंट क्लीनिंग, उसके हम्म सैंपल्स भी जाते हैं कि सपोज करो अपनी कंप्रेशन मशीन चल रही है, हम्म कंप्रेस्ड कर रही है टैबलेट और बैच चेंज हो रहा है, तो हम्म उसका सर सैंपल्स भी जाते हैं, क्यूसी कंट्रोल जो होता है अपना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम्म एनालिसिस होते हैं। और जब हम्म। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्लियर कर देता है कि पिछले बैच की कोई भी रेजिड्यू नहीं है मशीनरी इक्विपमेंट पे टेस्टिंग ओके। करके, तभी नेक्स्ट बैच सर हम रन करते हैं इस मशीन पे सर। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं सर, वन बाय वन बता दीजिए। फर्स्ट डिपार्टमेंट सर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी थोड़ा ब्रीफ, क्या काम होता है सर, ब्रीफ में इसको भी ले क्वालिटी लेते हैं। एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो सर काम करता है, जो भी न्यू न्यू गाइडलाइंस आती है, हम्म हाउ टू प्रोडक्ट मेक, हम्म प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसकी गाइडलाइंस, उसकी जो भी जीएमपीज होती है, उसकी हम्म। रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सब काम कराने का जो काम होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। ओके ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक होता है सर, हम्म जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा बन गया है या इन प्रोसेस में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके जो हम्म सैंपल्स लेते हैं हम्म। और उनको सर एनालाइज करता है, ओके। और उसके बाद सर्टिफाई करते हैं कि इसकी पोटेंसी ओके है, इसका हम्म। वाटर ओके है, इसका रेडियो सॉल्वेंट ओके है, ऑल सब कुछ उसके टेस्टिंग अंदर पैरामीटर्स कंपोजिशन इज ठीक है। ओके, राइट सब राइट। कंप्लीशन ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर देते हैं सर उसको। ओके। ये क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग करना वर्क ओके होता है सर, वो प्रोडक्ट्स ठीक को है। मैन्युफैक्चर करता है। प्रोडक्ट बनाते एक हैं वो लोग। हम्म, ये सर वो बनाते हैं ठीक प्रोडक्ट, है। ठीक फॉर्मुलेट है, करके। 3 डिपार्टमेंट हो गए सर, और? तीन हो गए। फोर्थ डिपार्टमेंट है वेयर हाउस सर। ओके। वेयर कंपनी हाउस। अपनी फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंडर जो भी मटेरियल सर आता है फैक्ट्री में, या कंपनी से आउट आउट जाता है, फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, ऑफिस एक्सेसरीज, ए टू जेड मटेरियल जो कंपनी में यूज होता है वेयर हाउस रिसीव करता है, और वेयर हाउस ओके से इशू होता है, ओके वेयर हाउस से फिनिश्ड गुड ट्रांसफर होता है, ये सब काम सर वेयर हाउस डिपार्टमेंट का होता है। ओके ओके ठीक है। और 4 हो गए सर।
और कौन सा होता है सर? टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होते हैं वो यही होते हैं सर, मेन जो आईटी डिपार्टमेंट जो होता है। हाँ। देन फिर सर अपना ह्यूमन रिसोर्स वो एडमिन में ही पूरा काउंट कर लेते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में सब हो गया आपका जो है एचआर आईटी सब एक ही में हो गया। एडमिन में जो पूरा ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो एडमिन में सब डिपार्टमेंट राइट। ऑपरेशंस बोल सकते हैं इसको, ऑपरेशन जो करते हैं पूरा, ऑपरेशंस जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं। राइट। और सर कोई इसके अलावा सर और कोई डिपार्टमेंट रहता है? इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट रहता है सर? नहीं, यही सब डिपार्टमेंट होते हैं सर। ओके ओके ओके, चलिए ठीक, ओके सर। चलिए सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपने काफी इंसाइट्स दिया कंपनी का। एटलीस्ट जो लोग काम करना चाहते हैं उनको अच्छा खासा आइडिया मिल गया कैसे क्या बजट और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। थैंक यू पीयूष सर, आपने इंफॉर्मेशन दिया और थैंक यू वेरी मच आपको मेरे चैनल में आने के लिए। मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ अपने वीडियो के साथ में, तो जो लोग सर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिसको डीपर इंफॉर्मेशन चाहिए टेलीफोन पे बात कर सकते हैं जो इजीली। तो सर से जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हो, आप कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर का जो अपना ईमेल आईडी है, कांटेक्ट डिटेल है, दोनों मिल जाएगी। अगर सर से आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप सर के साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंपनी सेटअप या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी डाउट है, आप मार्केटिंग में है, थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं, आपको क्वालिटी के लेके कैसे क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ बताने के लिए होता है कि शॉर्ट में सारी चीज को बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको एलोबरेट करना जरूरी होता है और उसके बड़ा लंबा सेशन चाहिए होता है। तो ब्रीफ में सर ने यहाँ पे सारी चीजें बताया। आप इन डेप्थ कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं फ्रेंड तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट ये है आप चाहो तो पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, आप मतलब एक अच्छी चीज अगर मार्केटिंग में आप हो और आपको थर्ड पार्टी कराना है तो एक बार आप मिनिमम फी देके आप सर से बात करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिटेल्स, फी डिटेल्स और सब कुछ आप इनसे ले लीजिएगा। बाकी मैं नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है सर। आप सर थोड़ी सी लोगों की हेल्प कर दीजिएगा जो लोग आते हैं मेरे थ्रू, एटलीस्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है लोगों में, जैसे मार्केटिंग को लेके सिर्फ मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्री जो है वो भी बड़ी क्लोज सी है, तो लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माय चैनल सर, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलते रहेंगे, कांटेक्ट करते रहेंगे और जैसे जैसे टाइम मिला फिर और भी इंटरव्यू प्लान करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सर, संदीप सर।